एक बात अक्सर लोग कहते हैं कि किसी की भी जो हाय है ना वो नहीं लेनी चाहिए। अब हाय ये वाली हाय नहीं, कोई अगर दिल से बद्दुआ देना उस चीज से बचना चाहिए। इंटेंशनली तो एटलीस्ट बचना ही चाहिए। अनइंटेंशनली आदमी कोई किसी का कितना ही बुरा चाहे वो तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके चलते हम किसी के मन में झांक सके। कहा यह भी जाता है कि जो बेजुबान है जैसे कुत्ते बिल्ली, उनकी भी हमें कभी हाय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते लेकिन मन उनके पास में भी होता है। खैर वो बात अलग है, लेकिन जिन चीजों को हम जानबूझ करके इग्नोर कर सकते हैं, जो चीज शायद हमारे लिए मजाक है, वो किसी के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जो सीधी सादी तो बिल्कुल नहीं थी। वो लड़की जो थी उसने किसी के साथ यहाँ पे इतना बुरा किया, उसके हिसाब से वो चीज मजाक थी, लेकिन दूसरे के लिए वो चीज बहुत ज्यादा सीरियस थी। अब जो उसने यहाँ पे किया, उसको करने के बाद में उसको ये लगा कि उसकी जिंदगी में कोई भी तूफान या कोई भी आफत नहीं आएगी, लेकिन उसको नहीं पता था कि जिंदगी में एक मुसीबत मुंह खोल के उसका इंतजार यहाँ पे कर रही है। तो पूरा का पूरा मामला क्या है ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। तो ये स्टोरी है जेनिफर के बारे में। मैं उन्हें जेनी कहूंगा क्योंकि उनका जो नाम था वो जेनिफर जरूर था, लेकिन लोग उनको प्यार से जेनी ही कहते थे और एक निकनेम था उनका, तो इसीलिए मैं उनको जेनी कहूंगा ताकि आप भी इजीली समझ पाए। तो जेनिफर उर्फ जेनी ये एक मेडिकल स्टूडेंट थी और इन्होंने अभी अभी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। बहुत ही ब्रिलियंट और इसी के साथ साथ बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी इनकी थी, काफी खूबसूरत थी ये। और दुनिया और समाज में इनकी ऐसी इज्जत थी कि भाई जो जेनी है ना, इससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं। कई लोग आपने देखे होंगे जो अपनी एक इमेज, एक रेपो बना करके चलते हैं कि भाई वो जो है यहाँ पे नंबर 1 है। तो जेनी कुछ इस किस्म की ही लड़की थी। जेनी के पास में एक फोन था और वो फोन जो था वो अभी अभी ही उसके पास में आया था। कुछ 2-3 दिन ही हुए थे, ज्यादा वक्त नहीं हुआ था उस फोन को आए हुए। और वो फोन जो था वो एक अच्छी खासी कंपनी का था और काफी महंगा फोन था, कुछ 1.5 लाख के आसपास का वो फोन था। जेनी ऑन द अदर हैंड इतनी अमीर और इतनी रईस लड़की नहीं थी, लेकिन वो फोन वो कहीं से लेकर के आ गई थी। वो फोन उसको अपनी जान से प्यारा, सबसे ज्यादा वो फोन प्यारा था, क्योंकि मार्केट में नया और इसी के साथ में एक लड़की जो इतनी ब्रिलियंट हो और वो अभी कॉलेज से पास आउट होकर के एक फोन को ओन कर ले और इधर नौकरी की तलाश करे, तो भाई रेपुटेशन तो अच्छी बनी जाती है। वो फोन जो था वो अपने सीने से लगा करके रखती थी। कुछ 1-2 दिन हुए, उसको कुछ भी अजीब नहीं लगता था, लेकिन लगातार वो एक चीज फील करती थी कि रात में वो फोन जो था उसकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती थी। नोटिफिकेशन कोई नहीं आ रही है, लेकिन नोटिफिकेशन की साउंड जरूर आ रही है और इसी के साथ साथ स्क्रीन ऑन हो जा रही है। पहले तो उसे लगा कोई यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच होगा, तो उसने यहाँ पर एक दुकान पर जाकर के दिखाया भी कि भाई ये देखो ये है और ये सारी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा मैम ये तो अंडर वारंटी है, आप एक काम कीजिए इसको सर्विस सेंटर लेके जाइए, हमारे पास लेकर के क्यों आए हैं। अब मैंने आपको बताया कि उसको वो फोन कहीं पर मिला था, वो उसकी ओनर नहीं थी, तो उसने बहानेबाजी कर दी कि मैं यहाँ पे सर्विस सेंटर जाऊंगी, वहां पे इतने दिन के लिए फोन को रख लेंगे, ये होगा वो होगा, आप बता दीजिए क्या दिक्कत है। उन्होंने फोन को देख लिया और कहा कि भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेनी नोटिफिकेशन की चीज से वाकिफ थी। वो वापस घर पे आ गई। अभी भी वो चीज यहाँ पे कॉमन चल रही थी, लगातार वो चीज होती थी। एक दिन और भी था, वो दूसरी दुकान पे गई, उसने यही बात बताई कि यहाँ पर भी ये दिक्कत है। उन्होंने भी कहा मैम कोई दिक्कत नहीं फोन के अंदर, क्या पता ऐसा हो कि कभी कभी कोई जो यूनिट होती है ना वो ही इधर डिफेक्टिव आती है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, आप एक बार सर्विस सेंटर चले जाओ। अब सर्विस सेंटर में वो जाए तो पेपर दिखाने पड़ेंगे, अगर पेपर नहीं दिखाएगी तो यहाँ पे एडिशनल पैसे खर्च, वो चाहती थी नहीं। उसने कहा चलो जो भी है रहने दो। एक रात को वो सो रही थी कि अचानक से एक अननोन नंबर से उसके पास में कॉल आती है। उसके फोन के अंदर यहाँ पे ट्रू कॉलर इंस्टॉल्ड था, तब भी उधर नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा था। ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि ट्रू कॉलर में हमेशा नाम लिखा हुआ आ जाएगा, उधर नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा था। उसने फोन उठाया और इधर से हेलो बोला, तो सामने से एक लड़की बहुत पेन में, बहुत दर्द में उसको कह रही थी हेलो जेनी, रिमेंबर मी। ये उस लड़की ने बोला और अचानक से रोते रोते वो हंसने लगी। ये आवाज जो थी
ये जानी पहचानी नहीं थी, क्योंकि ये आवाज काफी बेसी थी, काफी ज्यादा बेस में थी ये आवाज, और इस तरीके की वो किसी लड़की को जानती थी नहीं। जैनी ने फोन को काट दिया और उसने सोचा पता नहीं क्या दिक्कत है इस फोन के अंदर, कैसी यूनिट ये मेरे हाथ में आ गई, क्यों मैंने इस फोन को उठा लिया जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। मन तो उसका करता था कि इस फोन को वो फेंक दे, लेकिन वो फेंकना नहीं चाहती थी क्योंकि उसको इतना ज्यादा प्यार जो था इससे, और वो एक गरीब लड़की जरूर थी और अपनी रईस वाली रेपुटेशन भी तो मेंटेन करनी थी, तो इसलिए उसने उसको नहीं फेंका। अगले दिन सुबह जब वो उस फोन को लेकर जा रही थी तो उसको बाहर जाते हुए अपने डैड की मिस्ड कॉल आती है। 1 मिस कॉल, 2 मिस कॉल, 3, ऐसे करके 5। जैनी की आदत थी कि वो पहली बारी में ही कॉल बैक कर दे, लेकिन उसको 5 मिस्ड कॉल के बाद में भी ये चीज मालूम नहीं चली कि आखिर ये मिस्ड कॉल आई कैसे। ना तो फोन साइलेंट पे था, अगर वो साइलेंट पे भी होता था तब भी उसकी मौजूदगी महसूस होती थी, आज तो साइलेंट पे भी नहीं था। उसने वापस से कॉल बैक करी अपने फादर को और पूछा, पापा क्या हुआ, आपने मुझे कॉल करी थी। उन्होंने कहा, बेटा मुझे बचा ले, यहां पे एक लड़की है जो मुझे जान से मारना चाहती है, तेरी उम्र की ही है और वो मुझे बेटा जान से मारना चाहती है, मुझे आकर के बचा ले। वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगे, रोने लगे और कह रहे, बेटा बेटा देखो मुझे मार रही है, मेरे हाथ पे निशान पड़ गए, बेटा बेटा। इतना कहते कहते फोन कट गया। जैनी बीच रास्ते में ऑटो को रोक करके वापस मुड़ने को कहती है और कहती है कि घर की तरफ चल पड़ो। घर पे हो गई, उसने अपने फादर को बोला, पापा पापा आपको क्या हुआ और वो कौन थी वो लड़की। उन्होंने कहा, क्या क्या मतलब। उसने कहा, पापा आपने अभी कॉल करी थी ना मुझे और कहा था कि मुझे दिक्कत हो रही है, वो मुझे मार रही है, मुझे मार देगी, आप रो भी रहे थे। उसने कहा, बेटा कौन मारेगी और एक लड़की मुझे मारेगी और मैं उससे पिट जाऊंगा, क्या तुझे मैं इतना वीक दिखाई देता हूं। उसने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है पापा, लेकिन आप ऐसे रो रहे थे ना, आपने मुझे फोन पे बात बताई थी। उसने कहा, अच्छा एक काम कर, तो इधर जो रिकॉर्डिंग हिस्ट्री है उसके अंदर दिखा दे इस चीज को। जब उसने रिकॉर्डिंग्स खोल के देखी तो रिकॉर्डिंग्स में कुछ भी नहीं था। और इसी के साथ साथ उसके फादर ने यह भी कहा कि बेटा एक बात बता, अगर मुझे दिक्कत होगी तो सोचने वाली बात है, मैं पड़ोसियों को बताऊंगा, मैं पुलिस को बताऊंगा, तू इतनी दूर जा रही है नौकरी की तलाश में, इधर ऑटो से भटक रही है, मैं तुझे क्यों बताऊंगा और तू मेरी क्या मदद कर लेगी उस वक्त पे। अगर मुझे बताना भी होगा तो मैं सुकून से बाद में बताऊंगा ना। उन्होंने कहा, पापा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ था इसलिए मैं बहुत डर गई थी। जैनी के फादर जो थे उनका नाम था जोसेफ। तो जोसेफ ने कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सुकून से रहो, कोई टेंशन की बात नहीं। पूरा दिन ऐसे बीत गया। रात में भी वो अपने फोन को इधर चला रही थी और चलाते चलाते आज कॉल नहीं आई, लेकिन एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज जरूर आया एक अननोन नंबर से, और उस मैसेज पर यह लिखा हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ एक एहसास है, ये तो अभी शुरुआत भी नहीं है, अभी तू देख तेरी आंखों के सामने तेरे घर वालों का कैसा हश्र होता है। ये उसने उसको बोला और इसके बाद में फोन जो था वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट होके स्विच ऑफ। उसने बहुत कोशिशें करी, फोन स्विच ऑन हुआ ही नहीं। उसने सोचा चलो जो भी है मैं सुबह इस फोन को देखूंगी। अब कोई भी आम इंसान होगा, कोई भी लड़की या कोई भी लड़का होगा, वो क्या ही सोचेगा, भाई इस फोन को फेंक दो, यही बात वो सोचेगा ना, सारी दिक्कतें फोन की है ना, पहले दिन से वो फोन में प्रॉब्लम चल रही है। जेनी ऐसा नहीं करना चाहती थी। आपको लग रहा होगा कि क्या बेवकूफी है, लेकिन यही उसका माइंडसेट था, उसको जान से प्यारा था वो फोन। अब किसी का अगर ऐसा ऑब्सेशन होगा ना तो वो उस चीज को नहीं ठुकरा सकता। सोचिए अगर फोन की जगह ये चीज किसी इंसान के साथ हो रही होती, आपके घर में या मेरे घर में हो रही होती, तो क्या हम उस इंसान को फेंक देते? नहीं फेंकते ना, उसको सही कराने की कोशिश करते। जैनी का माइंडसेट ऐसा ही था, लेकिन बस अंतर यह था कि वो एक इंसान नहीं, वो सब कुछ एक फोन के अंदर हो रहा था। उसने उस फोन को साइड में रख दिया। रात के करीबन 3 बजे वापस से एक कॉल आई और इस बार उसने देखा तो 72 मिस्ड कॉल्स आ रखी थी उसके फादर की, और वो कह रहे थे, बेटा मुझे बचा ले, मैं पानी में यहां पे डूब रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे पानी के अंदर डुबो करके इधर जो इलेक्ट्रिक वायर्स है वो डालने वाला है, और उसके हाथ में इलेक्ट्रिक वायर है। उसको अभी भी ये लग रहा था कि ये शायद कोई वहम है या इस फोन की दिक्कत है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक बार जाकर के मैं चेक कर लेती हूं। वो उठी और उसने देखा लिटरली उस घर के अंदर पानी भरा हुआ था, और जैसे जैसे वो अपने फादर के कमरे में जा रही थी पानी लगातार बढ़ रहा था। यानी कि ये बात सच थी
कि उसके फादर इस बार झूठ नहीं बोल रहे थे। उसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही पानी जो था वो लगभग उसकी छाती तक आ चुका था। वो गई और उसने अपने फादर को झंझोड़ करके उठाया। फादर बिल्कुल सूखे हुए थे। फादर को कोई दिक्कत नहीं, उसने फादर को सारी की सारी बात बताई। उसने कहा, बेटा मुझे एक बात बता, घर में पानी भर जाएगा तो मैं इस कमरे में रुकूंगा क्यों? मैं सबसे पहले तुझे उठा करके इधर से बाहर नहीं जाऊंगा। हम लोग दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, यहाँ पे बाढ़ आने का कोई मतलब बनता नहीं है, और तू पूरी की पूरी भीगी हुई है। तू खुद भीग करके आई और मुझे कह रही है कि मैं डूबने वाला हूं। जैनी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मामला है क्या। उसने सचमुच अपने दिल पे पत्थर रखा और उसने ये मान लिया कि सारी दिक्कत फोन के साथ में है। अल्टीमेटली मुझे इस फोन को फेंकना ही होगा। उसने उस फोन को लिया, रोते हुए उस फोन को उसने बीच रोड पे फेंक दिया, अपने घर से काफी दूर। घर वो वापस आई तो वो फोन इंटैक्ट उसी हालत में उसके सामने पड़ा था और एक मैसेज दोबारा से उस फोन पे आया, जो करना है कर ले, लेकिन तेरा पीछा मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और इसके बाद में एक अपने आप ही कॉल आई और उस कॉल पे एक लड़की स्पीकर बिना ऑन करे ही बोलने लगी, भूली तो नहीं है तू मुझे? फोन तो तूने मेरा उठा लिया, लेकिन इतनी जल्दी तू मुझे भूल गई। उसके मुंह से पहला शब्द ये निकला, सीमा, तू जिंदा कैसे है? इतना उसने बोला और उसके बाद में कॉल वापस से डिस्कनेक्ट हो गई। अब ये फोन जिसका भी था, ये बात तो पक्की थी कि ये सीमा नाम की लड़की का था। अब आप एक बात देखिए कि अभी तक कुछ भी पैरानॉर्मल जैसी चीज नहीं हुई है। उसको कोई भी कानों में आवाज या सामने सीमा दिखाई नहीं दी है, ना उसके फादर के साथ ऐसा कुछ हुआ है। जो भी हो रहा था वो फोन से मैसेज के तौर पे ही बात हो रही थी। तो उसके मन में ये चीज आई कि ये सीमा जो भी, आगे मैं बताऊंगा ये सीमा कौन है। उसको ये लगा कि ये जो सीमा है ये उसके साथ प्रैंक कर रही है, ये उसके साथ खिलौना मजाक कर रही है। उसने उस फोन को उठाया और उस फोन पे वापस से लास्ट नंबर पे कॉल करने की कोशिश करी और उसको लगा कि आज इसको मैं गंदी गंदी मां बहन की गालियां सुनाऊंगी। लेकिन वो नंबर जो था वो वहां पर एग्जिस्ट करता ही नहीं था। उसने बहुत कोशिशें करी लेकिन नंबर नहीं लगा। उसके बाद में उसने उस फोन को देखते हुए कहा, सीमा तुझे तो मैं जिंदा गाड़ूंगी। मैंने गलती कर दी जो तुझ पे रहम किया। तुझ जैसे घटिया 2 कौड़ी की औरत को मुझे जमीन में जिंदा गाड़ना चाहिए था। अभी तू देख मैं तेरा क्या करती हूं। उसने फोन को लिया और फोन को अपने घर के बाहर एक पार्क था, उधर जाकर के पहले तो हैमर से तोड़ा और उसके बाद में गाड़ दिया। अब जो उसने चीज यहां पर नोटिस करी वो चीज उसके लिए बहुत शॉकिंग थी। ऑल्दो पहले भी फोन वापस आ चुका था, उसके घर पहुंचने से पहले फोन वापस आ चुका था, लेकिन उसको यह लगता था कि ये सीमा ही होगी जिसने फोन को उठा करके वापस से उसके घर में रख दिया होगा, क्योंकि सीमा को उसके घर का एड्रेस मालूम था। लेकिन यहां पर उसने फोन को पहले तोड़ा था, अपने हाथ से तोड़ा था और गाड़ा था। अब उसने ये चीज नोटिस करी कि जब वो घर में पहुंची तो वहां पर वो फोन वापस उसी हालत में था और इसी के साथ साथ एक खून की बूंद उस फोन पर पड़ी हुई थी। यह देखते ही उसे कंफर्म हो गया कि यह मामला नॉर्मल है ही नहीं। सीमा की मौत हो चुकी है और सीमा की आत्मा जो है वो उसे परेशान कर रही है। अब फोन को चाहे तोड़ लो, चाहे उसको मोड़ लो, कुछ भी कर लो, फोन तो वैसे का वैसे ही रहना था। तो उसने एक बात सोची कि मैं यहां पर किसी बाबा वगैरह को ढूंढती हूँ और उसको ये सारी बात बताती हूँ। वो सब कुछ अकेले ही कर रही थी, उसके फादर को इसके बारे में कोई अंदाजा था ही नहीं। उसने यहाँ पे एक पंडित से बात करी और वो पंडित जो था उसकी इमेज ऐसी थी कि ये मार्केट में काले कांड को ना मतलब सफेद कर देगा, ये बात थी। तो वो ढूंढ करके लाई थी कि मैं किसी ऐसे पंडित पर जाऊं जो मेरे सीक्रेट को सीक्रेट भी रख सके। वहां पे जाकर के उसने ये बात बताई कि ये फोन जो है इसको मैं लाई थी कुछ 1 हफ्ते पहले और दिक्कत शुरू हो गई। उसने कहा, बेटा देख, अगर तुझे दिक्कत का निवारण चाहिए तो तुझे मुझे सारी बात बतानी पड़ेगी शुरुआत से कि आखिर यहाँ पे मामला क्या है। तो उसने बताया, बाबा देखिए, एक लड़की थी सीमा जो हॉस्टल में ही रहती थी, वो बिहार से आई थी। वो बिहार की एक रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। उसकी फैमिली काफी अमीर थी लेकिन इसी के साथ साथ ऑर्थोडॉक्स भी थी।
वो लोग सीमा को इतना प्यार नहीं करते थे क्योंकि उनको एक मेल चाइल्ड चाहिए था और वो थी एक लड़की। लेकिन उन्होंने कभी उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं रखी और उसको यहाँ एमबीबीएस करने के लिए दिल्ली में भेज दिया। सब कुछ सही चल रहा था जब तक हमारी नजर, उसने मेरी नहीं कहा, हमारी बोला, यानी कि उसके साथ में और भी लोग इन्वॉल्व थे। उसने कहा हमारी नजर उस पर पड़ी और हमने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। वो उसके साथ में यहाँ पे रैगिंग किया करते थे, अलग अलग नंबर से उसको कॉल करते थे और ये कहते थे कि तेरी मौत आज हो जाएगी, ये हो जाएगा। हॉस्टल की सारी लाइटें बंद कर दिया करते थे और तब उसको डराया करते थे। उस लड़की को अंधेरे से डर लगता था, उसको बहुत डराते थे। यकीन मानो इतना ज्यादा डराते थे कि वो लड़की जो थी इधर पैंट में ही यूरिनेट कर दिया करती थी, तब तक भी उसको छोड़ते नहीं थे। ये सब कुछ तो सिर्फ शुरुआती सिम्टम्स थे। इसके बाद में उन्होंने उसको फिजिकली भी यहाँ पे हर्ट करना शुरू कर दिया। अपने असाइनमेंट्स उससे करवाते थे, सारी चीजें उस लड़की से वो करवाया करते थे। वो जूनियर नहीं थी, उन्हीं की बैच की थी और ये सब कुछ उसके साथ में होता था। वो यही जानती थी कि अगर वो यहाँ पर किसी को भी कंप्लेंट करेगी तो उसके पेरेंट्स जो है उसके सामने यहाँ पे स्टैंड नहीं लेंगे। वो छुपते छुपाते बस उन लोगों के दर्द को यहाँ पे सहन करती थी और सभी लोग, कॉलेज के बाकी लोग भी जो थे वो इस चीज से वाकिफ थे और वो पूछते थे कि सीमा तेरे साथ होता क्या है, तू हमें बता। हॉस्टल का तेरा कमरा रात में 2-2 3-3 बजे तक उसकी लाइटें जली रहती है, तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, तू कुछ बताएगी? तो वो कहती नहीं मैं बस पढ़ती रहती हूँ। तो चोटें तेरे कैसे लगी? तो वो कहती थी कि मुझे स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम है और इसीलिए मैं टकरा वकरा जाती हूँ और मेरे चोट लग जाती है। वो डरपोक बहुत थी, वो कभी खुल करके सामने अपनी बात को बयान नहीं कर पाती थी और यही चीज का फायदा इधर जेनी और उसके दोस्त उठाते थे। यहाँ पे हद से ज्यादा उस लड़की की रैगिंग ली जाती थी। यहाँ पर उसको पूरा पानी में भिगो दिया जाता और वही जो चीज यहाँ पे सीमा के फादर के साथ होने वाली थी, जो हुई नहीं थी, वो उसके साथ में प्रैक्टिकली करते थे। उसको भिगो करके उधर जो थी बिजली की तारें छोड़ दिया करते थे और उस लड़की को बहुत तेज शॉक लगता था। मारते नहीं थे उसको, लेकिन लगभग मरने की स्थिति में छोड़ दिया करते थे। उसके कपड़े वगैरह जो थे वो भी फाड़ दिया करते थे। बस उन्होंने कुछ अगर नहीं किया था, वो बाकी सभी लोगों ने कुछ नहीं किया था, तो वो था कि उसके साथ में यहाँ पे फिजिकली जबरदस्ती इन्वॉल्व होना, वो उन्होंने नहीं किया था। बाकी वो जितनी भी तरीके से उसकी आत्मा को चोट पहुंचा सकते थे वो पहुंचाते थे। जेनी के साथ में और भी काफी सारे लोग थे, एक था हैदर, मोहित और एक यहाँ पे लड़की भी थी। ये इन 4-5 लोगों का और ग्रुप था। लेकिन ये सब लोग जो थे इतना ज्यादा नहीं करते थे जितना यहाँ पे जेनी सीमा को परेशान करती थी, क्योंकि वो उसकी अमीरी से बहुत किलसती थी। वो ये बात जानती थी कि इसके माँ बाप भले इससे चिढ़ते हो लेकिन इसको सुख सुविधा सारी मिली हुई है। ये सारी चीजें जो थी ना, ये कहीं ना कहीं जेनी को बर्दाश्त थी ही नहीं। कभी कभी तो आप यकीन मानो लाल मिर्ची का जो पाउडर होता है ना, वो उसकी आंखों में भी डाल दिया करते थे और वो लड़की तड़पती थी कि मुझे पानी दे दो, तो वो पानी नहीं देते थे। और कुछ यहाँ पर 7-8 मिनट के बाद में जाकर के जब उसकी आंखें सूज जाती थी, बिल्कुल रेडिश हो जाती थी, तब जाकर के उसको वो पानी प्रोवाइड करते थे और ये कहते थे कि कल तैयार रहियो, कल इससे भी बुरा तेरे साथ में होगा। अब मैं ज्यादा इधर ना डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो चीज ना बहुत ही ज्यादा क्रीपी हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो चीजें जो है मेरे हिसाब से डिस्कस नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि यहां पर ये कितनी ज्यादा किन्होंने काम को अंजाम देती थी। अब उसको मैं कंप्लीटली बैठ करके अगर डिस्क्राइब करूंगा ना, तो मेरे हिसाब से 30-40 मिनट इसी चीज में निकल जाएंगे। कोई छोटी बात नहीं थी जो उसने की थी और इसी के बदले जो सीमा थी वो उसके पीछे यहाँ पे पड़ी हुई थी। कमाल की बात आप यहाँ पे ये देखिए कि जो हैदर था उनके ग्रुप में और मोहित जो था, वो दोनों लड़के जो थे वो कहते भी थे कि देख जेनी, तूने ना सीमा के साथ काफी गलत कर लिया, ऑलरेडी काफी गलत हो गया। मेरे हिसाब से तुझे अब इसे और परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक उनको उसके पास्ट के बारे में नहीं पता था तब तक तो वो उसके खूब यहाँ पे रैगिंग करते थे। बट जब उन्हें पता लगा कि ये लड़की प्यार की मारी है, इसको माँ बाप से भी कोई प्यार नहीं मिला, तो वो उसको यहाँ पर परेशान करना छोड़ देना चाहते थे। उनके अंदर थोड़ी इंसानियत थी। और सीमा की बात क्या थी ना कि सीमा यहाँ पे सुंदर भी थी, उसके बाल वगैरह भी काफी सिल्की थे। उस चीज से भी वो काफी किलसती थी कि ये इतनी ज्यादा सुंदर क्यों है। ऑल्दो जेनी भी खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी वो सीमा की खूबसूरती से किलसती थी। अब ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते ना, वो दूसरों को यहाँ पे गिराने का काम करते हैं। आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग आए होंगे, आई एम श्योर।
ऐसे लोग होते हैं जो किलसते ही हैं, और अगर आप उनके सामने दबते चले जाओ ना आप, तो वो आपके कंधे पर बैठ जाएंगे और आपका यहाँ पे पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप कुछ कर लो। उनको मुंह तोड़ जवाब यहाँ पे देना ही पड़ता है। लेकिन सीमा की ऐसी हालत थी नहीं। एक बार सीमा ने कहा भी कि तुम जो ये काम करती हो ना मेरे साथ में, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि तुम मेरी आत्मा को यहां पर हर दिन तोड़ती हो। इस बात को सुनने के बाद में भी जैनी ने उसको खींच खींच करके कम से कम 15 से 20 थप्पड़ मारे थे। उसके पूरे गाल लाल कर दिए थे उसने, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे सामने ऊंची जबान में बात कर सके। इसके बाद उस लड़की से ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हुई। उसने एक दिन यहां पे अपने हाथ की नस काटी और उसने यहां पे सुसाइड कर ली। उससे कुछ 1-2 दिन पहले ही उस लड़की ने एक नया फोन लिया था, जो इस वक्त पर जेनी के पास में था। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि उसको वो फोन मिला था, उसने खरीदा नहीं था। वो फोन उसको सीमा के कमरे से ही मिला था। सीमा ने उस फोन के बारे में किसी को बताया नहीं था, बस अनबॉक्स करा था उसको, और उसके 2-3 दिन के बाद में उसने यहां पे सुसाइड कर ली थी, क्योंकि उसको मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा चोटिल यहां पे किया गया था। ऑल्दो उसकी बॉडी पर उस वक्त पे कोई मार्क्स नहीं थे, नहीं तो पुलिस केस यहां पे बन जाता कि किसने इस लड़की को इतना ज्यादा मारा है, और उसके बाद में क्या पता है मर्डर हो और सुसाइड का नाम यहां पे दिया जा रहा हो। ऐसा नहीं था, उसकी बॉडी पर उस वक्त पर तो कोई मार्क्स नहीं थे। लेकिन जैनी यहां पर उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी, बहुत ज्यादा तीखा खाना उसको खिलाती थी, और उसको यहां पे पानी वगैरह भी पीने नहीं देती थी। तो उसने यहाँ पे सुसाइड लेटर में उन 4-5 लोगों का नाम मेंशन कर दिया और कहा कि जैनी इसके पीछे सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अब जब वो लोग रात में उसको परेशान करने आए थे, तो यहां पर सारे लोग नहीं आए थे, सिर्फ जैनी आई थी अकेली, क्योंकि सबसे ज्यादा वही परेशान करती थी। उसने यहां पर देखा कि पूरा का पूरा खून यहां पर पड़ा हुआ है, और यहां पर जो सीमा है वो मर चुकी है। इसी के साथ में एक खून की बूंद उसको उसके नए फोन पर भी मिली, और वो फोन मार्केट में नया आया था, और जैनी उसके सपने देखा करती थी। तो उसने तो सबसे पहले उस फोन को साफ किया, और इधर उसने यहां पर वो ग्लव्स होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट ग्लव्स जो डॉक्टर पहनते हैं, वो पहने उसने, और सारे के सारे सबूत उसने मिटाने की कोशिश करी कि मैं यहां पर आई थी, क्योंकि उसको सुसाइड लेटर भी तो लेना था। वो सुसाइड लेटर उसने उठाया, उस पर कोई मार्क्स वगैरह नहीं थे, उसको उसने उठाया, फिंगरप्रिंट्स वहां पे छोड़े नहीं उसने, पूरे अच्छे तरीके से सबूत मिटाने की उसने कोशिश करी, और यहां पे उस फोन को भी उठाया और उठा करके चल पड़ी। जाते जाते उसने ये भी कहा, अच्छा हुआ तू साली मर गई। आई एम सॉरी मैं ये बात बोल रहा हूं, लेकिन ये चीज मेंशन्ड थी, अच्छा हुआ तू साली मर गई, अगर नहीं मरती ना तो मैं तुझे आकर के एक ना एक दिन तो मार ही देती। मतलब उसका आप मन समझे जैनी का कि उसको अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा है, एक इंसान मर चुका है, एटलीस्ट अब तो उससे खुंदक खाना छोड़ो। लेकिन नहीं, वो चाहती ही थी कि ये लड़की मर जाए, और वो लड़की मर गई। और उसके बाद की पूरी स्टोरी आपको मालूम है कि यहां पर आखिर क्या क्या हुआ। तो बाबा को उसने बात बताई। बाबा ने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बाबा मैं आपको बता ही चुका हूं कि पैसे वैसे खा करके मामले को रफा दफा करने के लिए फेमस था। उसने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर ये जो फोन है ना इसकी कोई टेंशन नहीं है, मैं तुझे यहाँ पे कुछ मंत्र वगैरह दे रहा हूं, और मैं तुझे लॉकेट वगैरह दे रहा हूं, लेकिन हाँ इस पूजा के बेटा तुझे 1,11,000 रुपए देने होंगे, वो भी अभी। अगर तू अभी इन पैसों को दे देगी तो ये पूजा यहां पे संपन्न हो पाएगी, क्योंकि भाई वो पैसे का ही लालची था, अब पैसे तो वो मांगेगा। और जैनी ऑन द अदर हैंड थी गरीब लड़की, और इसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयड। तो उसने यहाँ पे मोहित से कहा कि मोहित मुझे ना तू 1,11,000 रुपए दे दे। रात के 1 बजे कॉल आई मोहित, और मैं तुझे ये पैसे जो है 1-1.5 महीने के बाद में सूद समेत 3% ब्याज के साथ में वापस कर दूंगी। उसने कहा ठीक है भाई कर दियो। उसने भी दे दिए 1,11,000 रुपए। उसने सारे पैसे दिए, पंडित को दे दिए और कहा कि अब आप पूजा कीजिए। पंडित ने यहाँ पे पूजा वूजा शुरू करी, और अपनी तरफ से जो वो कर सकता था किया उसने, और कहा कि बेटा फोन वोन की दिक्कत नहीं है, तू एक काम कर, तू अपने घर चली जा, और तुझे अब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूजा के समय भी उसने देखा था कि आज यहाँ पे सीमा जो थी वो उसको एक कोने में खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, तो वो डर भी गई थी कि वो आ गई। तो पंडित ने भी देखा, उसने कहा हाँ वो कुछ नहीं करेगी, अब वो बंद चुकी है, वो कुछ नहीं करेगी। उसको मुक्ति वुक्ति की तू बात छोड़ दे, मुक्ति तो उसको मिलने वाली है नहीं, लेकिन तुझे अब कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। वो अपने घर पे आ गई, और घर पे आने के बाद में उसको लगा कि सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है।
एक दो दिन तक उसने अपने आप को कमरे में यहां पे बंद रखा और यहां पे उसने अपने फादर को बोल दिया नेक्स्ट डे, पापा मैं 2 दिन के लिए अपने ही कमरे में रहूंगी। जैनी ने बात बोली। एक जैनी जो बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, जो घर में बैठ नहीं सकती थी किसी भी हालत में, वो 2 दिन के लिए अपने आप को कमरे में बंद करने की बात करती है, जबकि पंडित ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तब भी उसके फादर ने कहा बेटा क्या प्रॉब्लम है आखिर मुझे बताओ। उसने कहा पापा कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा ठीक है। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अब इससे पहले एक बात बता देता हूं, उस रात को जब वो पूजा वगैरह करके आई थी ना, तो उसके फादर ने ये बात बोली थी कि बेटा कोई मेरे सर पे यहां पे वार करके गया है और मेरे सर से यहां पे खून बह रहा है। मैं अच्छे से जानता हूं कि घर लॉक्ड था, किसी ने मेरे सर पे यहां पे बहुत तेज किसी चीज से प्रहार किया, मैं सो रहा था, मैं देख नहीं पाया, घर में कुछ भी चोरी नहीं हुआ। अब ये सब कुछ जो था, ये सब कुछ सीमा का किया धरा था। इसके बारे में जैनी ने बाद में बताया। जैनी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। 2 दिन के बाद में भी कमरा नहीं खुला। अब उसके घर के अंदर वो खाने पीने का सामान लेकर गई थी ताकि किसी को ये ना लगे कि ये लड़की कुछ गलत करने जा रही है। लेकर वो गई और ये कहा कि मैं इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन कर रही हूं। 2 दिन के बाद तीसरे दिन जब रूम खुला, उस लड़की की लाश लटक रही थी। वो लड़की मर चुकी थी और सुसाइड लेटर में उसने पूरी की पूरी गाथा लिख डाली, शुरुआत से A to Z, जो मैंने आपको बताई है। लेकिन यहां पर उसने मोहित, हैदर और बाकी जो 2 लड़कियां और थी उनका नाम मेंशन नहीं किया। उसने सिर्फ ये कहा कि मैंने सीमा के साथ में ये सब कुछ किया था। उसकी यहां पे डेथ हो गई और उसने ये भी कहा कि अगर मैं यहां पे मरती नहीं तो यहां पर सीमा मेरे बाप को मार डालती, क्योंकि सीमा ने यह धमकी साफ दी थी कि मुझे तो तेरी जान चाहिए ही, अगर तूने यहां पे किसी और से संपर्क करने की कोशिश करी तो तेरी मौत पक्की है। यानी कि वो जो पंडित वगैरह जो था वो भी फ्रॉडी था, उसको कुछ आता नहीं था, उसने पैसे खा लिए और उसको दिखाई दिया कि सामने एक बिल्कुल मुर्गी बैठी हुई है, प्रॉब्लम में तो ये पड़ी हुई है और ये पैसे वैसे लेकर के आएगी। अब जब मुसीबत में आदमी हो तो कहीं से भी पैसे का जुगाड़ तो करेगा ही। वो उसने किया, उसने पैसा वैसा खाया और उसने कहा जो होगा देखा जाएगा। क्या पता उसको नॉलेज ना हो, बस वो फेमस बहुत ज्यादा था, ये बात थी। तो यहां पर वो लड़की मर गई। अब उसके फादर को जब सच्चाई पता चली तो उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात थी। उन्होंने यहाँ पे सीमा के पेरेंट्स से भी बात करी और उनको ये सारी बात बताई। सीमा के पेरेंट्स को तो मालूम ही नहीं था कि ये सब कुछ है, उनको तो बस ये मालूम था कि उनकी लड़की ने सुसाइड करी थी। और इधर पोस्टमार्टम में भी ये चीज आई थी कि लड़की ने सुसाइड ही करी है, क्योंकि कोई भी इधर ऐसी चीज तो नहीं थी कि उसको जबरदस्ती यहाँ पे हाथ काटे गए हो, कुछ किसी ने यहाँ पे फिजिकली उसके साथ कुछ गलत किया हो। क्योंकि सीमा के मरने से 1-1.5 हफ्ते पहले, किस्मत समझ लीजिए आप, कि वो यहां पर उसको फिजिकली टॉर्चर नहीं करते थे और फिजिकली टॉर्चर मोहित वगैरह ज्यादा करते थे। तो यहां पर बस उसने 15-20 थप्पड़ ही मारे थे लास्ट टाइम, वो भी 1-1.5 हफ्ते पहले। उसके बाद सीमा यहां पर मर चुकी थी। तो फिजिकल वायलेंस कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। इसके बाद में जो जैनी थी वो तो मर गई। जैनी का यहां पे क्रिश्चियन रीति रिवाजों के साथ में अंतिम संस्कार भी हुआ, सब कुछ हो गया। लेकिन यहां पर जो मोहित और हैदर थे, अब उनको यहां पर सीमा दिखाई देने लगी और वो ये कहती थी कि तुम्हें मैं मारूंगी नहीं, लेकिन तुम्हें मैं तिल तिल करके तब तक तड़पाऊंगी जब तक तुम मौत की भीख ना मांगो। ये उसको सपने में दिखाई देता था कि ये सब कुछ उनके साथ हो रहा है। फोन की तो बात छोड़ ही दीजिए, फोन के साथ में तो कुछ लेना देना था ही नहीं। वो फोन जो था ना, ये उस पंडित ने भी बात बोली थी कि ये फोन जो है ये सिर्फ एक मीडियम है जिसके चलते वो बात कर रही है। अगर तू इस मीडियम को हटा देगी तो वो किसी और तरीके से तुझसे बात करेगी। अब जब उसकी डेथ हुई थी सीमा की, ये उसने नहीं मेंशन किया कि उसको सीमा ने किस तरीके से कांटेक्ट किया, क्योंकि बाद में तो वो फोन वगैरह जो था वो उसके पेरेंट्स को दे दिया गया था और उनके हिसाब से वो फोन नॉर्मल था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को यहाँ पे दुखी नहीं करना चाहती थी सीमा। लेकिन यहां पर किसी ना किसी तरीके से उसने जैनी तक मैसेज पहुंचाया था, जिसके चलते उसने फांसी लगाई थी। और अब ये मैसेज मोहित और हैदर के पास में भी पहुंच गया और उन दोनों लड़कियों के पास में भी जो उसको परेशान करती थी। यहां पर मोहित के भी काफी ज्यादा चोट वोट लगी और हैदर की तो एक उंगली जो थी, लास्ट वाली उंगली, ये कट भी गई थी। वो इधर कुछ शेकर में बना रहा था अपने घर में और उसी के चलते उसकी उंगली बीच में आ गई और वो कट गई थी। और उसको याद था कि उसका हाथ अपने आप शेकर के अंदर गया है
उसने अपने हाथ को तो पूरा प्रोटेक्ट किया ही था, क्योंकि ऊपर ढक्कन भी होता है, मिक्सी के ऊपर एक ढक्कन होता है, तो कौन आदमी ढक्कन को खोलेगा फिर अंदर हाथ डालेगा। उसने ढक्कन को लगाया था, उसके ऊपर हाथ लगा करके उसको पीस रहा था, कुछ सामान को पीस रहा था। वो ढक्कन उसने अपने आप हटाया और अपने हाथ को अंदर डाला और उंगली उसकी कट गई। और ये चीजें उसके साथ में होती थी, लेकिन अब वो अपने घर वालों को बताए तो बताए क्या कि उसने यहां पे कितना बड़ा कांड मचा रखा है। तो यहां पर उन लोगों ने किसी एक अघोरी से बात करी, उन चारों लोगों ने मिलकर के, और उसको ये सारी बात बताई। तो उस अघोरी ने भी उनसे पैसे लिए, वो भी यहां पे मिला हुआ था, वो ये नहीं कि दूध का धुला हुआ कोई इंसान था, लेकिन उसने यहां पे निवारण जरूर कर दिया। उसने ये कहा कि तुम चारों को मैं ये एक लॉकेट दे रहा हूं, इसको गले में बांध करके रखना जिंदगी भर। उस लड़की का एहसास तुम्हें जरूर हो सकता है, लेकिन वो लड़की तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो मोहित ने यह भी कहा कि उसकी मुक्ति के लिए क्या करें। उसने ये बात बोली अघोरी ने कि वो मुक्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मुक्त होना चाहती नहीं है, वो तुम लोगों को परेशान करना चाहती है बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक। मारेगी नहीं तुम्हें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे हाथ की उंगलियां काट दे, तुम्हें एक हाथ से अंधा कर दे, या फिर तुम्हारे हाथ पैर यहां पे तोड़ दे, और उसके बाद में अगर उसका मन भरा तो वो यहां से जाए, लेकिन उससे पहले वो जाएगी नहीं। तो यहां पर उस लॉकेट को पहनने के बाद में उनके साथ में कुछ भी अजीबोगरीब नहीं हुआ। कभी कभी उनको यहां पे सीमा की प्रेजेंस फील होती थी, लेकिन कभी भी सीमा ने उनको परेशान नहीं किया। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात यही है कि सीमा आज भी भटक रही है, और वो भटकती ही रहेगी जब तक वो लोग जिंदा रहेंगे, क्योंकि उसको उन लोगों से बदला लेना ही है, उनको तड़पाना ही है। उसको मारना तो सिर्फ जैनी को ही था, जैनी को तो उसने मार दिया, लेकिन बाकी लोगों को उसको वही प्रताड़ना देनी थी जो उन लोगों ने दी थी। बस मारना शायद वो इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि यहां पर उन लोगों ने एक वक्त के बाद परेशान करना बंद कर दिया था। लेकिन पुराने पाप छोड़ने से ये तो नहीं होता कि आपके जो हाथ हैं जो खून से रंगे हुए हैं वो साफ हो जाएंगे। तो इसीलिए वो ये बदला जरूर चाहती थी, और ये तभी पूरा हो सकता है, आज भी तभी पूरा हो सकता है अगर वो लॉकेट को उतार दें। वो लॉकेट उन्होंने आज तक नहीं उतारा है। तो आज मोहित और हैदर जो है, उनको और उन दोनों लड़कियों को भी अपनी गलती का एहसास तो जरूर है, लेकिन वो जीते जी उस लॉकेट को उतार नहीं सकते। इसी के साथ वो दुखी इस चीज को लेकर के है कि सीमा आज भी परेशान है। पूरी जिंदगी उस लड़की की परेशानी में कट गई। माँ बाप से प्यार नहीं मिला, कॉलेज में दोस्त नहीं मिले, और जो मिले वो किसी जीते जागते राक्षस से कम नहीं थे। कहते हैं कि हर एक स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो ही जाती है, लेकिन यहां पर हैप्पी एंडिंग नहीं है। अगर सीमा को यहां पे मुक्ति मिल जाती तो शायद हैप्पी एंडिंग होती। अब वो अघोरी आप समझ लीजिए कि वो थोड़ा ज्ञानी जरूर था, जिसने यहां पर उनकी मदद कर दी। अगर वो भी यहां पर दोगला होता या उसकी बातों में दम नहीं होता, तो यहां पर शायद आज उनका भी हाल जैनी जैसा तो नहीं, लेकिन जैनी के आसपास जैसा जरूर होता। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। तो एक छोटी सी गुजारिश है मेरी आपसे। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अब जल्द मिलता हूं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।